अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कुहाट में जो जलसा किया, अजीम शान जलसा किया, जहां इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर लगता था। अगर आप उसकी ड्रोन फुटेज देखें, उसकी सियासी अहमियत एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मुकाबले में कम हो गई। यूं तो इमरान खान साहब का जलसा बहुत बड़ा था, कुहाट की तारीख में शायद इतना बड़ा जलसा कभी ना हुआ हो। अगर आप उसकी ड्रोन फुटेज देखें, उसको ओवरव्यू देखें, और अगर आप वो जो लोगों के छातियों के अंदर से, सीनों के अंदर से जो आवाज़ आती है जब उनसे पूछा जाता है, रेटोरिक की शक्ल में पूछा जाता है, बिलावल बनोगे, इमरान बनोगे, तो जो गूंज वहां पैदा होती है वो गूंज बड़ी अहम थी। नवाज बनोगे, मरियम को बनोगे, मरियम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे। लेकिन इसके बावजूद आज के इस जलसे की सियासी अहमियत ओवरशैडो हुई एक और डेवलपमेंट से। वो डेवलपमेंट थी अब से कोई तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 6 और 7 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की लीडरशिप में जो डिसीजन आया आर्टिकल 63A का, उसने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल स्पेस को और सियासी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। और गुज़िश्ता 7 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक जो 5 घंटे थे, उसमें पाकिस्तान के 33 टेलीविज़न चैनल्स ने इस टॉपिक को मसलसल डिस्कस किया। और इमरान खान साहब का जो जलसा था वो लेस इंपॉर्टेंट था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गो कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी पॉलिटिकल वैक्यूम में नहीं हुआ, और इस फैसले का, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में साबित करूंगा, इमरान खान साहब के जलसों का और पाकिस्तान की इमर्जिंग जो पब्लिक स्फीयर है, जो पब्लिक स्पेस स्फीयर है, उसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को। ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन है, और इससे पिछला भी जो मैंने चंद घंटे पहले मैंने 7 बजे के करीब जो वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने इसको बहुत क्विकली डिस्कस किया। अभी थोड़ा सा डिटेल से मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये जो डिसीजन है, 5 मेंबर का ये डिसीजन है, जिसमें जो 3/2 है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब जस्टिस इजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, ये उनका मेजॉरिटी डिसीजन है। इसमें डिसेंटिंग नोट जो है वो जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने डिसेंटिंग डिसीजन दिया, और डिसेंटिंग डिसीजन भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इसको देख लेते हैं, मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि इस ऑर्डर की इसका पूरा जो टेक्स्ट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसके दिखा सकूं और आप इसे पढ़ भी सकें, और मैं कुछ इसकी चीज़ा पॉइंट्स आपके सामने पढ़ता भी हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 184/3 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मार्च में भेजा था, जब नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक रेजोल्यूशन जो है, एक करारदाद जो है, वो नेशनल असेंबली के सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई। गालबन 7 या 8 मार्च को, उन्हीं दिनों में ये रेफरेंस जो है ये भेजा गया, और इसमें 4 सवाल जो हैं वो उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 सवालों का इसमें से जवाब दिया है। चौथे सवाल को उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुबहम था, ये बहुत एम्बिग्यूस था, और उसे वापस उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। उस पर उन्होंने कोई फैसला जो है नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो कुछ किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी बड़ी फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, और हम सब के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, डेमोक्रेसीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एसेंशियल स्ट्रक्चर के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जब आप ऑर्डर का पेज नंबर 1 देखते हैं और उसका पैरा 1 जो आप देखते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63A जो फ्लो क्रॉसिंग से जिसका ताल्लुक है, इसे इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। इसे आप आईने पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर के साथ, जिसके 200 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, उन तमाम जो बड़ा जामे और कॉम्पोजिट, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर और ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे अलग करके इसे नहीं देखा जा सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रूह के साथ इसे आपको देखना पड़ेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जो कमेंट लिखा है वो ये कि आप इसे इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनके वेंटेज पॉइंट से, जहां आप कहते हैं कि एक पार्लियामेंट का एक मेंबर MP जो है, मेंबर पार्लियामेंट MNA है, उसके क्या हकूक है एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंडिविजुअल इलेक्टेड मेंबर, आप उसके वेंटेज पॉइंट से इसको नहीं देख सकते कि वो जो चाहे कर ले, बल्कि इसमें आपको पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको एज मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स ऑफ द सिस्टम की हैसियत से देखने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए सहारा लिया आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 17 जो है
वो पॉलिटिकल पार्टीज को के राइट्स को, उनके फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करता है। ये वो चीज़ है जिसका मैंने आपको कहा था, जैसे कॉमन लॉ के अंदर जो इंग्लिश कानून है उसके अंदर जॉनसन एंड मिस्टर जॉनसन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मिस्टर जॉनसन एक नेचुरल ऑर्गेनिक ह्यूमन पर्सन है, लेकिन जॉनसन कंपनी जो मिस्टर जॉनसन क्रिएट करता है वो एक लीगल पर्सनैलिटी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत से एक्सेप्ट करती है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और आप इनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तो बेसिक फर्स्ट प्रीमाइज है जहां से सुप्रीम कोर्ट शुरू करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का सेकेंड जो पैराग्राफ में आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि आर्टिकल अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी रिस्क भी है इसके अंदर, और ये रिस्क हमारे लिए समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सियासी जमातों को एक मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स की हैसियत से देख रही है तो वो चली गई है 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की नॉर्थ अमेरिकन या वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल के अंदर या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मॉडल के अंदर, जहां दर हकीकत पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअल्स, ये डिनेस्टीज नहीं है या कल्ट्स नहीं है, ये फैमिली कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है और जैसे वेस्टर्न यूरोप और बरतानिया है। क्योंकि इन तीन सफियर्स को जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, बाकी सारी दुनिया में इस किस्म की डेमोक्रेसी कहीं नहीं पाई जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को उस लेंस से देखने की कोशिश की है जिस पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि वहाँ भी ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो जो फाउंडिंग चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब उनके हाथ में। लेकिन अब तहरीक इंसाफ से PMLN की तरफ आते हैं तो एक वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है और PMLN बिल्कुल एक डिनेस्टिक कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल बिजनेस है, जहाँ पर शहबाज शरीफ, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब उसके फाउंडर, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा, उनके बेटे हमजा और फिर उनकी थर्ड जनरेशन जो है या उनके भाई बहन, चचाजाद, रिश्तेदार, हिसाबदार, वो सारी फैमिली मिलकर उसको चलाते हैं। और वो उस तरह से पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जिस तरह पैराग्राफ 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिफाइन करने की या देखने की कोशिश की है, और ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, अब इसके थर्ड आप पीछे चले जाएं और तो आप देखते हैं कि PMLN के मुकाबले में अगर आप जरदारी फैमिली कंट्रोल पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि PMLN तो फिर किसी मॉडर्न एज की एक पॉलिटिकल एंटिटी है। वो कम से कम 25-30 बरस जो है अपनी साख्त में, अपनी एवोल्यूशन में, अपने इर्तका में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे नजर आती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सियासी जमातों के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। पूछने वाला वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है कि अब हमने इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने मजबूर करना है इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें PTI भी है, जिसमें PMLN भी है, जिसमें PP भी है, कि हम इनको सियासी जमातों में कन्वर्ट करें। बिकॉज ये ऑर्डर, और हम, क्योंकि ये ऑर्डर आया है उस स्ट्रगल के नतीजे में जो हम सब ने मिलकर किए, तो हमारी फिर अब ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जहां इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी एक सक्सेशन लाइन का सोचना चाहिए। PMLN के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को अपने खानदान को छोड़ के एक सेकंड टियर लीडरशिप जो है उसको सेलेक्ट करना चाहिए फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो एक प्योरली डिनेस्टिक पार्टी है, जहां जरदारी खानदान कंट्रोल करता है, जहां कोई उनके अलावा नेशनल स्टेचर का लीडर हमें नजर नहीं आता, उसको हमें फोर्स करना पड़ेगा। बहरहाल दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो डिस्कशन। लेट्स कमिंग बैक टू दिस कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फॉरवर्ड जंप किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये जंप किया कैसे है इतनी बड़ी चीज़ का। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आर्टिकल 63A की जो प्रेजेंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो सज़ा के एतबार से देखने वाली चीज़ नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो सारी बहस होती रही गुज़िश्ता 10 हफ्तों में, ये इसके हवाले से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आर्टिकल 63A की प्रेजेंस का मतलब ये है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो जिस तरह से 63A में डिफाइन किया है, कम से कम 4 चीज़ों में अपनी पार्टी की डायरेक्शन और विप के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। और 4 चीज़ें क्या हैं? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बजट। और यहाँ पर उनका वोट अगर वो अपनी पार्टी के डायरेक्शन, उसकी मर्जी, मंशा और इंस्ट्रक्शन के खिलाफ डालते हैं तो उसे वोट तस्वर ही नहीं किया जाएगा, यानी वो वोट होगा ही नहीं, वो वॉइड एब इनिशियो होगा। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके पर काट दिए हैं, उनकी फ्रीडम जो है इन 4 चीज़ों के अंदर उनकी फ्रीडम खत्म कर दी है। वो कुछ भी सोचें, लेकिन जहाँ क्रूशल डिसीजंस आ जाते हैं वहाँ उनकी इंडिविजुअल थिंकिंग मैटर नहीं करती, इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करती। ये बड़ा सख्त फैसला है और
इसका और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह ही रही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान का स्टेबल चल ही नहीं सकता, उसमें कयास हो जाएगा अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे और आप इस तरह से इनको डिफेक्शन का या फ्लो क्रॉसिंग का परमिशन दे देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बेसिस को प्रिवेंटिव लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा। उसके बाद जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई वोट को डालते हैं तो आप इस वोट को डिसरिगार्ड करेंगे, आप इस वोट को काउंट ही नहीं करेंगे। और जो जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का था, उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट को सख्त कानून बनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ स्लैप ऑन द रिस्ट, बल्कि कानून बना के वजह करना चाहिए। यानी 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन होगी, एक टर्म के लिए होगी, ये उम्र के लिए होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला नहीं किया, बल्कि इस चीज़ को उन्होंने वापस पार्लियामेंट के ऊपर फेंक दिया है। और फिर चौथा सवाल, जैसे मैंने कहा, उन्होंने इसका फैसला नहीं किया। अब आपके जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हुई, आपने देखा पाकिस्तान में देर आर 33 टेलीविज़न चैनल्स हैं और 7 बजे ये डिस्कशन शुरू हो गई। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो 5-6 घंटे मसलसल इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, जिसे कहते हैं डन टू डेथ होगी। उसमें हर बैरिस्टर, हर वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, हाई कोर्ट का जो भी बैरिस्टर, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, उसकी ओपिनियन ले ली गई है, इस पर डिस्क्रिप्शन हुई। फोकस जो सारा का सारा वो रहा पंजाब के ऊपर प्रिंसिपली तौर पे, और उसको एक लीगल लेंस से देखा गया कि हमजा शहबाज जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक से ज़्यादा वकील साहब को ये कहते सुना कि सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और हमजा शहबाज को तो हमें प्रिटेंडर हम समझते हैं। ये 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि हमजा शहबाज की वही सूरत हाल है पंजाब में जो यूरोपियन हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, जब कोई बादशाह ऐसा बन जाता था जिसके पास लीगल राइट नहीं होता था, वो डिफेक्टो तो होता था, तो उसको प्रिटेंडर कहते थे कि ये प्रिटेंड कर रहा है टू बी द किंग, टू बी द मोनार्क। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो आइडियाज़ इन वीलॉग्स और यूट्यूब से निकल रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कोई और बात है कि कोई इसको एट्रीब्यूट नहीं कर रहा कि कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज़, लेकिन वो उसको कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अब हमजा शहबाज के हवाले से डिस्कशन हुई कि उनकी इखलाकी और कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो 197 वोट लिए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, उसमें 26 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मुनव्वर अरकान के थे। उनको निकाल दें तो उनके पास सिर्फ 171 वोट रह जाते हैं, जबकि हाउस जो है वो 371 का है, उसमें आधे बनते हैं 185। उसमें कम से कम आपके पास चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, लीडर ऑफ द हाउस बनने के लिए 186 वोट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। तो हमजा शहबाज जो हैं वो आसानी से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन इसके आगे बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि उनको कौन करेगा डिस्क्वालीफाई, बिकॉज अगर और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की ही नहीं है दर हकीकत। और फिर इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कल के दिन में, जो अब दिन शुरू हो गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसने अपना फैसला महफूज रखा है, उसने वो फैसला सुनाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कहीं और बाइंडिंग हो ना हो, बिकॉज ये भी एक डिस्कशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो डिसीजन है, वो वर्डिक्ट है, वो ओपिनियन है, वो डायरेक्शन है, वो क्या है, लेकिन वो कहीं और वैलिड हो ना हो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पार्लियामेंट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखना यह है कि कल आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन 26 मुनहरफ अरकान के हवाले से क्या फैसला करता है। लेकिन यहाँ बहुत सी डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है, बहुत लीगल डिबेट है कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि गवर्नर तो है नहीं, अगर नॉर्मल हालात होते गवर्नर होता है इस वक्त पंजाब में फंक्शनल, गो के उमर सरफराज चीमा साहब को जब फेडरल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किया 25 दिन के बाद, और उसकी जगह बलीगुल रहमान साहब जो हैं उन्हें लगाया, तो उनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया, उनको अभी तक जो है उनको प्रॉपर तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि वो रिकमेंड हुए हैं, वो नॉमिनेट हुए हैं। और जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के जनाब परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने गवर्नर की हैसियत से उठाया नहीं है। तो देयर इज़ नो फंक्शनल ऑफिस ऑफ द गवर्नर एट द मोमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर पीटीआई एक रेजोल्यूशन ला तो सकती है हमजा शहबाज के खिलाफ, वो अदालत में भी जा सकती है। ये सब वो लीगल डिबेट है जो आप अगले 24-36 घंटों में होते देखेंगे, और इसमें बतदरीज आप देखेंगे कि इसमें बड़ी शिद्दत आएगी, इसमें नई राहें निकलेंगी। लेकिन असल चीज़ जो आज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो तो लीगल है ही नहीं, वो खालिस्तन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्यों हुई। जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ हुई है इसको तमाम टेलीविजन चैनल्स ने एक लीगल लेंस से देखने की कोशिश की है, लेकिन ये एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वही एपेक्स बॉडी है, वही ब्रेन है, वही ज़मीर है पाकिस्तानी सिस्टम का, जिसका मूड हमने अप्रैल 7 के डिसीजन में डिप्टी स्पीकर की जो करारदाद थी, जो फैसला था कासिम सूरी साहब का, उसके खिलाफ, और जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला किया गया था उसके खिलाफ 7 अप्रैल 2022 में भी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन और मूड और टोन एंड टेनर देखा। फिर हमने 9 अप्रैल को
जब रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट खोली गई और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई एज अ रिजल्ट ऑफ द वोट कॉन्फ्रेंस, उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट का जलाल देखा। तो क्वेश्चन ये है कि फ़र्क क्या पड़ गया? क्या कानून की इंटरप्रिटेशन और तशरीह में फ़र्क पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, तो फिर जो फैसला अब आया है, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पहली नशस्त में भी कर सकती थी, दूसरी नशस्त में भी कर सकती थी, तीसरी नशस्त में भी कर सकती थी, पहले हफ्ते में भी कर सकती थी, 1.5 हफ्ते के बाद भी कर सकती थी, 2 हफ्ते में भी कर सकती थी, 3 हफ्ते में भी कर सकती थी। इस चीज़ को होते होते जो चीज़ शुरू हुई थी मार्च से, पूरा मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई में जब उसका इतने हफ्तों के बाद फैसला आया और 20 इस पर हेयरिंग्स हुई, तो जो चीज़ हुई है वो प्योरली लीगल नहीं है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वो एक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन है, ये एक पॉलिटिकल जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों की है सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉलिटिकल जजमेंट? जो बात हम कर रहे हैं प्योरली एकेडमिक है। सुप्रीम, जाहिर है कि कोर्ट्स यही कहेंगी, जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहब यही कहेंगे, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहेंगे कि अदालतें जो हैं वो पॉलिटिक्स को नहीं देखती हैं, अदालतें तो सिर्फ और सिर्फ कानून को देखती हैं, वो आइन की तशरीह करती हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने हुई है वो महज कोई आइन की तशरीह नहीं है, वो एक फ्यूचरिस्टिक जंप लगी है यहाँ पर। और वो फ्यूचरिस्टिक जंप इसलिए लगी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक स्फीयर है, जो पब्लिक डिबेट है, जो पब्लिक स्पेस है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। वो फिजिकल एग्जांपल इस इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट को, इस पॉलिटिकल आर्गुमेंट को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहता था अपने बचपन में, और हम लोग बहुत से बच्चों के साथ जब हमने स्कूल शुरू किया फ्रॉम क्लास 1, तो हम एक बस में रोज़ वहाँ से मंगला कैंटोनमेंट जाते थे, जिसको बराल कॉलोनी कहते हैं। बहुत से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं अपनी जवानी में, कैप्टन, मेजर, कर्नल, उन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा होगा। बाबडा के लोगों ने वहाँ बहुत टाइम गुजारा। ब्यूटीफुल कॉलोनी, अमेरिकन एक कंपनी ने इसको बनाया था जब मंगला डैम बना 60s में। वहाँ एक स्कूल था मंगला कैंटोनमेंट का, जहाँ मैं पढ़ता था और मेरे साथ मेरे बाकी बहन भाई पढ़ते थे। तो जो बच्चे मीरपुर से आते थे, हम लोग रोज़ बसों में, बड़ी सी बस होती थी, उसमें मंगला कैंटोनमेंट जाते थे। जब मंगला कैंटोनमेंट जाते थे तो मंगला के स्पिलवे के आगे जहाँ नहर है, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत स्टील फ्रेमवर्क ब्रिज था, जिससे रोज़ बस गुजरती थी। और कई दफ़ा हमने छुट्टियों में जब मन वो टाइम होता था, तो हम लोगों ने कई दफ़ा उस ब्रिज को पैदल भी, मंगला से मीरपुर आए, एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ, उस ब्रिज को हम क्रॉस करते थे। कई दफ़ा उसको क्रॉस किया फैमिली पिकनिक्स में। वो जो ब्रिज था, अपनी स्ट्रेंथ के लिए हमारी जहनों में, हमारे जो चाइल्डिश जहन थे, उसमें वो आइकॉनिक इमेज था। और हम लोग टेलीविजन पे और तस्वीर में देखते थे कि अमेरिका में उस किस्म के ब्रिज जो हैं, जो स्टील फ्रेमवर्क ब्रिज होते हैं, जो पाकिस्तान में बड़े रेयर हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको कंक्रीट के ब्रिज मिलते हैं, स्टील फ्रेमवर्क ब्रिज नहीं मिलते आपको। तो वो स्टील फ्रेमवर्क ब्रिज जो है वो हमारे जहनों में नक्श था। 1992 में एक सैलाब आया, मैं उस वक्त कराची में था कि शायद पाकिस्तान से बाहर। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि एक टेम्प्रेरी ब्रिज जो था वो मंगला की लेक के ऊपर, उस नहर के ऊपर था, जो मंगला की साइड से, जेहलम की साइड से मीरपुर की तरफ आज़ाद कश्मीर में एंटर करती। और वो जो स्टील का इतना ताकतवर जो ब्रिज था, इतना सॉलिड फ्रेमवर्क था, वो उस नहर के नीचे पड़ा हुआ था, पानी उसके ऊपर से गुजर रहा था, वो टूटा हुआ नज़र आता था, जैसे कोई फिक्शन फिल्म होती। तो मैंने वहाँ पे इंजीनियर्स से पूछा, बाबडा के लोगों से। मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइकन था मेरी चाइल्डहुड का। तो मैंने इंजीनियर्स वाले से पूछा कि हुआ क्या, इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर, 30 साल में कभी इसको कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ? ये तो जल्जलों से भी नहीं हिला, इतने जल्जले आए। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ब्रिज नहीं टूटा, जब स्पिलवे खोलना पड़ गया अंडर द प्रेशर ऑफ द फ्लड एंड वाटर प्रेशर, तो सारी ज़मीन जो थी उसके दोनों तरफ से ब्रिज के, जिसके ऊपर ब्रिज खड़ा हुआ था, वो ज़मीन बह गई और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वहाँ का ज़मीन का, वो तब्दील हो गया, चेंज आ गई, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब पाकिस्तान में क्या हुआ? एक यूरोपियन फिलोसोफर गुजरे 20th सेंचुरी के मिड के, जिनका नाम है यगन हैबरमास, जर्मन फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट हैं, अभी भी ताहयात हैं, इज़ वेरी ओल्ड नाउ। उनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। उन्होंने पब्लिक स्फीयर की एक थ्योरी प्रेजेंट की मिड 20th सेंचुरी में, जो उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में टूवर्ड्स एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ एक पब्लिक स्फीयर पैदा हुई, जिसको आप फिजिकली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये वो पब्लिक कम्युनिकेशन है जो कैफ़ेज़ में शुरू हुई, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, सड़कों के ऊपर, बाज़ार में, मार्केट प्लेस में, जहाँ से आइडियाज़ ने और पब्लिक ओपिनियन ने जन्म लिया। इससे पहले बादशाह के ज़माने में बादशाह को दूसरे की फ़ौज आती थी, बादशाह की वो उसको मार के निकालती थी, या वो बादशाह दौड़ जाता था या वो मारा जाता था। लेकिन ये एक स्टाइल था कम से कम 18वीं सदी तक
हुकूमत में और लोगों में जो ताल्लुक था उसमें लोगों की ओपिनियन बादशाह के लिए मैटर नहीं करती थी। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी के बाद एक पब्लिक सफ़ियर का कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा हुआ। अब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। जो लोग मीडिया स्टडीज़ पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो पब्लिक सफ़ियर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं, जिसके बहुत से डायग्राम्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में पब्लिक सफ़ियर जो है वो रियासत के और मार्केट के और लोगों के घरों के दरमियान में एक इंटरफेरेंस के तौर पर, एक कम्युनिकेशन बबल के तौर पर जो है वो ऑपरेट करती है। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और आप सब ने, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की पब्लिक सफ़ियर को गुज़श्ता 10 हफ्तों में डिफ़ाइन भी किया है, रीडिफ़ाइन किया है, उसे खड़ा किया है। उसने एक कंक्रीट रियलिटी की शक्ल इख्तियार कर ली है। उसी तरह जिस तरह वो पानी जो मंगला के स्पिलवे से निकला वो खसो खाशाक की तरह उस स्टील फ्रेमवर्क को अपने साथ बहा के ले गया, उसने उसको तोड़ दिया, उस सॉलिड फ्रेमवर्क को। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सफ़ियर ने इमर्ज किया है, थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू तहरीक इंसाफ, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ट्विटर, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू फेसबुक एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड थैंक्स टू व्हाट्सएप। ये जो पब्लिक सफ़ियर पैदा हुआ है, इस पब्लिक सफ़ियर ने पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को, सोचने के अंदाज को, सियासत के अंदाज को, सोच को, दिमागों को, जहनों को बदल दिया। ये वो चीज़ थी जो आपने सवाबी में देखी, ये वो चीज़ है जो आपको मर्दान में नज़र आई, ये वो चीज़ है जो आपको जेहलम नज़र आती है, ये वो चीज़ है साया खुदाए ज़ुलजलाल के शक्ल में आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में नज़र आई है। ये वो चेंज इन पब्लिक सफ़ियर है जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्यूचरिस्टिक जंप लगाई। अगर पब्लिक सफ़ियर में ये जहनों में तब्दीली न आई होती, एक नई पॉलिटिक्स अपने आप को डिफाइन न करती, जैसे एक बीज में से एक पौधा ज़मीन से खोद के अपने आप को सर निकाल के बाहर आता है सैपलिंग की शक्ल में, अगर वो चीज़ ना हुई होती, इस पब्लिक सफ़ियर और इंटेलेक्चुअल हेल्प ना होती, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजन जो है 21st सेंचुरी का ये कर ही नहीं सकती थी। ये लीगल लेंस से नहीं हुआ। आपको सारे वकील इसको लीगल लेंस से डिफाइन करते नजर आएंगे। दिस इज नॉट अ लीगलिस्टिक डिसीजन, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक डिसीजन, दिस इज अ बोल्ड डिसीजन, दिस इज अ पॉलिटिकल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। और हम सब के कंधों पे इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि हमने तहरीक इंसाफ को, PMLN को, PTI और PPP को अब हमने सियासी जमातों में कन्वर्ट करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा अगला सफ़र और हमारी जर्नी है। अब जहाँ तक इस चीज़ की बात आ जाती है कि अब होगा क्या, अब आप सबके ज़हनों में है कि क्या होगा। अभी भी ज़ाहिर है, वैसे तो मैंने ट्विटर हैंडल चेक किए, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के, एहसन इकबाल साहब के, ख्वाजा आसिफ के और भी जो PMLN के PPP के लीडर हैं, तो उन्होंने कोई डायरेक्ट पोजीशन नहीं ली। जो आखिरी वक्तों तक, रात के 12 बजे तक हम खबरें सुनते रहे वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम एलाइज़ को कंसल्ट किया है, और उसके बाद पुरानी खबरें चलती हैं कि एलाइज़ ने कहा है कि बड़े सख्त और स्ट्रॉन्ग डिसीजन में हम सब इकट्ठे हैं, और उसका मतलब है कि हमें इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, ये करना है, वो करना है, और अभी तक यही बातें की जा रही हैं। लेकिन मोमेंट उसका गुजर गया है। अब जो दिन शुरू हुआ है, इसमें कहने को तो पाकिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FPR जो है वो दोहा जा रहे हैं IMF के साथ एक स्टाफ लेवल नेगोशिएशन या अरेंजमेंट या टॉक्स को शुरू करने के लिए। और IMF की कुछ डिमांड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू रेस करने की कमिटमेंट और हदफ दे। इसका मतलब है कि ना सिर्फ सब्सिडीज़ ख़त्म करें आप पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर और बिजली के ऊपर, बल्कि आपको नए टैक्सेस भी जो हैं वो उसके हवाले से रेस करने हैं। तो गवर्नमेंट इज़ पुटिंग अप अ वेरी ब्रेव फेस। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका के साथ बहुत सी इस्तदाएँ और इल्तिजाएँ की गई हैं पिछले हफ्ते में हाई लेवल टॉक्स में, और अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की गई है वहाँ के इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप हमें IMF में और IMF में हमारी मदद करें और FATF में मदद करें। और यह मुमकिन है कि अमेरिका का अगर सिग्नल आएगा तो IMF बहरहाल अमेरिका का एक पॉलिसी टूल है, तो वो प्रेजेंट रजीम को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगा। लेकिन मेरी सेंस ये है कि इन तमाम चीज़ों का वक्त गुजर गया है। अगर इसके बाद अगर हुकूमत को लगता है कि 24 घंटे के बाद वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो कोई क्रैकडाउन कर लेंगे और इस पूरी पब्लिक सफ़ियर को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये अब नहीं होने लगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ये मिस्टेक होगी। कोई भी पावर सेंटर इस वक्त अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो अपनी विल को इस पब्लिक सफ़ियर के ऊपर, जो हैबरमास की पब्लिक सफ़ियर है, जिसने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी शिद्दत से उसने अपने आप को नुमाया किया है, सर उठाए, इसे अब सप्रेस नहीं किया जाता, कर सकते। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, चाहे इस पर 48 घंटे लगें या 72 घंटे लगें या 96 घंटे लगें, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एन इंटरिम सेटअप। शरीफ जरदारी रजीम का सूरज तकरीबन जो है वो गरूब हो गया है। शायद वो खुद इसे अभी ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट ना कर रहे हों, तो शायद 48 घंटों में कर लेंगे, 96 घंटों में कर लेंगे, 100 घंटों में कर लेंगे, लेकिन सूरज गरूब होता ही हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें से इमर्ज क्या चीज़ करेगी?
अब बहुत सी एक पुरानी ख्वाहिश है पाकिस्तान के पावर सेंटर में कि हम पाकिस्तान में 9 महीने के लिए और या 1 साल के 1.5 साल के लिए हम एक यहाँ पर एक टेक्नोक्रेटिक, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप बिठा दें जिसको हम खुद ही कंट्रोल करें दर हकीकत, और जो हमारे जहन से चीज़ें निकलेंगी वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो पावर सेंटर्स ये सोचते हैं कि वो किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप को एक पॉलिटिकल वॉइड में खड़े करके बहुत इंटेलिजेंट जीनियस लेवल के डिसीजंस कर सकते हैं, वो उनका कोई जीनियस हमें नज़र नहीं आया। पहले हम ये कहते नहीं थे, हफ़ से तकद्दम नहीं कहते थे, इज़्ज़त की वजह से नहीं कहते थे, खौफ की वजह से नहीं कहते थे, लेकिन जो पब्लिक स्फीयर इमर्ज हुई है उसके नतीजे में कम से कम हमें इतना इज़्ज़त से कहने दीजिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट हम्बली, कि आपके पास कोई ऐसी लंबी चौड़ी इंटेलिजेंस या जहानत या जीनियस है ही नहीं जो आप लोगों ने अपने आप को खौफखाई कन्विंस किया हुआ है कि आपके पास इतनी जहानत है कि आपके पास पाकिस्तान के फ्यूचर के या पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल के कोई हल है। चाहिए क्या पाकिस्तान को चाहिए 90 दिन का एक इंटरिम सेटअप, लेकिन ये एक ऐसा पॉलिटिकल वॉइड का इंटरिम सेटअप नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सेटअप होगा जिसको तीनों बड़ी बल्कि चारों बड़ी जो सियासी जमातें हैं इनकी पॉलिटिकल सपोर्ट और ताईद चाहिए होगी ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके जो उसको करने हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, IMF के हवाले से और डिफरेंट इश्यूज़ में टैक्सेस के हवाले से। अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो हैं वो बड़े तमतराक से कराची पे वारिद हुए हैं और उनको सिंध हाई कोर्ट ने एक 10 दिन की बेल भी दे दी है। पहले तो ये अजीब सूरत हाल है कि जो भी इस मुल्क में आ रहा है उसको पहले ज़मानत और बेल की ज़रूरत है बाहर, और ये अजीब सा ही केस है, अल्लाह बेहतर जानता है किसने डॉक्टर हफीज़ शेख के ऊपर ये अजीबोगरीब किस्म का केस बनाया। आई एम नॉट कन्विंस कि डॉक्टर हफीज़ शेख पे केस बनता था, उनके ऊपर मैं 101 किस्म के इल्ज़ामात लगा सकता हूँ, लेकिन जो केस उन पर बनाया गया होगा वो मेरा ख्याल है खासा ही फजूल केस होगा। बहरहाल अब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो हैं वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर 2019 में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आए, इससे पहले भी वो आते रहे, हर दफ़ा लाए गए। उस वक्त तो इल्ज़ाम ये था कि उनको इमरान खान साहब लाए थे, असद उमर को हटाया गया, इमरान खान ने असद उमर को हटाया और वो हफीज़ शेख साहब को ले आए, डॉक्टर हफीज़ शेख को। लेकिन वो मुझे पाकीज़ा फिल्म जो थी 1972 की हिंदुस्तानी फिल्म मुझे याद आ रही है, इन्हीं लोगों ने छीना था दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने छीना था दुपट्टा मेरा। तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब लाए थे तो अब इनको कौन लेकर आया, उन्हीं लोगों ने छीना था दुपट्टा मेरा। तो बहरहाल डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ऐसे ही तो नहीं आए सफ़र करके इतनी गर्मी में यहाँ पर, और आम यही टिप है कि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन लेंगे, प्रॉब्ली उस इंटरिम सेटअप को हेड करेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है। अब इस वक्त सूरत हाल इकॉनमी की क्या है, आप मसलसल सुन रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा सकता है, बैंक्रप्सी हो सकती है। जो 10.3 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व हैं उसमें से अंदाज़ा 6 या 7 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब के हैं, UAE के हैं, कुछ चीन के पैसे हैं, और यूँ उसमें सिर्फ 3 बिलियन डॉलर ही ऐसे हैं, ये लेस दैन 3 बिलियन डॉलर्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने, और तकरीबन 6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक्स के पास हैं। और अगर आप पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल देखें जो 5-6 बिलियन डॉलर का है, पाकिस्तान का आप एक्सपोर्ट्स देखें महीने की और रेमिटेंसेस देखें तो आपको कम से कम 2-2.5 बिलियन डॉलर का एक गैप नज़र आता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ महीना, सवा महीना की, 1.5 महीने की इंपोर्ट्स जो हैं उनको अफोर्ड करने के डॉलर रिजर्व्स हैं और ये डेंजरस लेवल पे नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सब्सिडीज़ पाकिस्तान को जो इंटरिम सेटअप आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको PTI, PPP, PML और MQM और मौलाना सभी की तायद की ज़रूरत होगी। इस इंटरिम सेटअप को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडीज़ हैं ना सिर्फ उन्हें ख़त्म करना होगा बल्कि इससे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, हम सब की ज़िंदगी और जेबों पर डाका डालना होगा ताकि आप डॉलर की जो बढ़ती हुई, जो इस वक्त 197 रुपये के ऊपर खड़ा है और आज भी उसमें 1.5 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हुआ, उसको आप नीचे लाएंगे। जैसे ही आप ये टैक्सेशन मैयर करेंगे और अपनी डिटर्मिनेशन शो करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है चूँकि ये इतने मुश्किल फैसले अब नहीं कर सकती, ये कहने की बात है, ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें 10 पार्टीज़ हैं, ये वज़न नहीं उठा सकते, इनको उठाना भी नहीं चाहिए। ये PMLN के साथ, जैसे कि PMLN की सेकेंडरी लीडरशिप ने हमें दर्जनों दफ़ा हमारे कान में कहा और ये हकीकत भी नज़र आती है कि उनके साथ तो जुल्म हो रहा है, उनको तो एक फेस पे सामने लगा दिया गया, पैसे बांटने के लिए शाहज़ेब मरी हैं और ब्लेम लेने के लिए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल है। तो ये ढांचा चल नहीं सकता। आपको एक इंटरिम सेटअप लाना है, उस इंटरिम सेटअप को इन सारी सियासी जमातों की सपोर्ट चाहिए, मुश्किल फैसले करने हैं इकॉनमी को ठीक करने के लिए। उसके आगे क्या होगा, क्या तहरीक इंसाफ, अगर एक इलेक्शन होगा जब इंशाल्लाह ताला जब भी होगा तो क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन है, PMLN के पास कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन है, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या होगा, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर फिर बात करेंगे अगले किसी वीलॉग के अंदर। अभी इतना ही, थैंक यू सो मच।